नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का टेस्ट हम लोग शुरू करते हैं। और आप सभी का जो साइंस का क्लास चल रहा है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और फिजिक्स का कल पहला टेस्ट हुआ था, आज इसका दूसरा टेस्ट है, जिसमें हम लोग लगभग 100 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, जो बार बार एग्ज़ाम में बीपीएससी के द्वारा हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको प्रधान शिक्षक से संबंधित तो हैं ही, इसके अलावे अगर कोई एग्ज़ाम देते हैं बीपीएससी का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है आपका। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और इसका जो क्लास होता है वो रात में डेली 9 बजे से होता है, आप सभी को पता है ना। तो आप भी अगर डेली क्लास करना चाहते हैं तो 9 बजे डेली लाइव आ जाइएगा। और ये जो नंबर है आपका, ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है हमारे 7857824310। तो जिनको भी पीडीएफ अगर चाहिए, नोट्स चाहिए डीएलएड के लिए, है ना, और समान अध्ययन का करंट अफेयर के लिए, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको पीडीएफ प्राप्त होगा। और पीडीएफ कैसे मिलेगा दोस्तों, तो इसके लिए 351 चार्ज है। तो जो लोग पेमेंट किए हैं 351, उनको सभी पीडीएफ मिल गया है ना। प्रधान शिक्षक की जितने भी सिलेबस से संबंधित जो भी पीडीएफ है वो मात्र 351 में आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ मिल जाएगा, पीछे वाला जितने क्लास हुए हैं वो मिल जाएंगे आपको, है ना। नोट्स वगैरह आपको सभी चीज़ ग्रुप में आपको मिल जाएगा। इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, फ़ोन पे के माध्यम से, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे, व्हाट्सएप पे, या फिर किसी भी माध्यम से आप इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिएगा, वहाँ आपको ग्रुप में जोड़ देंगे और सभी आपको चीज़ वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है कैरियर परिवार, तो इसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। चलिए दोस्तों, आज का सवाल हम लोग देखते हैं। और पहला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरने पर क्या प्रदर्शित होता है। देखिए, बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर एकाएक नीचे की ओर गिरता है तो इससे यही प्रदर्शित होता है कि आंधी तूफान आता। अगर एकाएक गिरेगा ना, अगर क्वेश्चन में रहे कि एकाएक नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? आंधी तूफान आएगा। क्या आएगा? आंधी तूफान आने का ये संकेत है आपका, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि ये जो पाठ्यांक है धीरे धीरे अगर नीचे गिरता है तो तब क्या होगा दोस्तों? अगर ये बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है अगर धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता है तब वर्षा होती है। तब क्या होती है? वर्षा होने की संभावना रहती है, ठीक है। वर्षा होने की संभावना रहेगा आपका धीरे धीरे जब नीचे गिरेगा। और अगर एक क्वेश्चन और इसी में पूछा जाता है कि ये जो पाठ्यांक है अगर ये धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है तब क्या होगा? अगर धीरे धीरे ये ऊपर की ओर उठेगा तो दिन और क्या रहेगा? दिन साफ रहने का ये संकेत है आपका। तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। एकाएक नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान, धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होगा, और धीरे धीरे अगर ऊपर चढ़ेगा तो दिन साफ रहेगा आपका, ठीक है। तो ये हमेशा 3 प्रश्न यहाँ से आपको पूछा जाता है। वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा जितने लोग आ चुके हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अपने अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका डीएलएड का क्लास पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है और साइंस का कंप्लीट करवाया जा रहा है। इसके बाद जो भी क्लास होगा वो भी आपको सारा चीज़ कंप्लीट करवाया जाएगा। पीछे वाला वीडियो हमारा देखते रहिएगा, उसका भी लिंक हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, वहाँ से आप सारा चीज़ देख लीजिएगा। चलिए, तो दूसरा प्रश्न आपको समझा दिया गया कि अगर धीरे धीरे अगर नीचे की ओर गिरता है तब क्या होगा? वर्षा होगी। और तीसरा सवाल था कि बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है धीरे धीरे अगर ऊपर चढ़ता है तब क्या होगा? दिन और रात साफ रहेगा। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला सवाल है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट, जी हाँ, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल समान मान प्रदर्शित करता है ना। ये दोनों का जो मान समान कितने डिग्री टेम्परेचर पर होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा 40 डिग्री जो सेंटीग्रेड का मान होता है, इस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है ये दोनों क्या होता है? सेम होता है।
ये क्वेश्चन ना कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एक ही इंपॉर्टेंट, जितने हैं ना सभी आपको छपने वाले सवाल हैं और हर एक एग्जाम में ये छपा हुआ क्वेश्चन है और आपके भी एग्जाम में छप सकता है। ठीक है, तो ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड आप यहाँ से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, बताइए सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूँ, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, क्या होगा। तो सेकेंडी लोलक का जो आवर्तकाल होता है ये होता है आपका 2 सेकेंड होता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल का मान कितना होता है। दोस्तों आवृत्ति और आवर्तकाल इसके गुणनफल का मान कितना होगा, तो इसके गुणनफल का मान मैं ऑप्शन आपको दे देता हूँ, 1, 2, 3 या 4 कितना होता है। तो इसका जो मान होता है वो 1 होता है, याद रखिएगा। आवृत्ति और आवर्तकाल गुणनफल का मान 1। अगला प्रश्न है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, बताइए ध्वनि की चाल अधिकतम किस चीज़ में होती है। तो ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ध्वनि की जो चाल होती है ना हर एक चीज़ों में अलग अलग होती है, जैसे कि वायु में, जल में, आपको ठोस में, है ना। तो सभी चीज़ों में इसकी जो चाल होती है वो अलग अलग होती है। तो सबसे अधिक पूछ रहा है चाल किस में होगा, तो ठोस में होता है ना। ठोस में इसका चाल जो है सबसे ज़्यादा होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि ध्वनि का चाल न्यूनतम किस में होता है दोस्तों, तो न्यूनतम होगा आपका किस में, गैस में, है ना, याद रखिएगा। गैस में न्यूनतम होता है ध्वनि की चाल। और ध्वनि तरंग होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कई बार पूछा प्रश्न है कि ध्वनि तरंग कैसे तरंगे हैं और प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे, हमेशा ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो आज कन्फ्यूजन को यहाँ से दूर कर दीजिए। ठीक है, देखिए ध्वनि किस चीज़ से स्टार्ट हुआ है, ध से स्टार्ट हुआ है, और प्रकाश किस चीज़ से स्टार्ट हुआ है, प से स्टार्ट हुआ है। तो ये ध और प यही दोनों में आंसर छुपा हुआ है ना। जिन लोगों को कन्फ्यूजन होता है उनके लिए तो ध्वनि तरंगे जो होती है ना, वो होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। तो क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, जबकि प्रकाश तरंगे कैसी होती है, प्रकाश तरंगे जो होती है अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अब देखिए यहाँ पर ध था तो यहाँ पर ध आ गया, यहाँ पे प है तो यहाँ पे प आ गया। बस यही तो आप याद रखिएगा, आपसे कभी भी गलत नहीं होगा अगर ध्वनि तरंगे और प्रकाश तरंगे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो अब याद हो गया आपको, ध्वनि तरंगे कैसे तरंगे, तो अनुदैर्ध्य तरंगे, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, तो प से प्रकाश और प से अनुप्रस्थ, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो ये तो कई बार आप लोग को बताया गया, आप लोग को याद भी होगा कि ध्वनि की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो डेसीबल होता है। क्या होता है, डेसीबल होता है। सभी लोग जल्दी से आ जाइए, 9 बजे से आपका डेली क्लास होता है, आप लोग लेट मत किया कीजिए। ठीक है, 9 बजे से बिल्कुल रेडी रहिए आप लोग और 9 बजे एकदम पहुंच जाया कीजिए। अब है कि ध्वनि की चाल कितनी होती है, बताइए ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो देखिए ध्वनि की जो चाल होती है आपको एग्जाम में पूछ सकता है मील प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकेंड में। अगर पूछा जाए मील प्रति घंटा में तो हो जाएगा दोस्तों 760 मील प्रति घंटा। ठीक है, 760 मील प्रति घंटा। अगर पूछा जाए मीटर प्रति सेकेंड में तो हो जाएगा आपका 332 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखिएगा ध्वनि का चाल आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। बताइए ध्वनि का जो तारत्व है ये किस पर निर्भर करता है दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर, आवृत्ति पर निर्भर करता है ध्वनि का तारत्व। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर इसका तारत्व क्या होता है। ध्वनि की आवृत्ति अगर अधिक होगा, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा, आवृत्ति अगर अधिक है तो इसका तारत्व भी क्या होगा, ये भी आपका अधिक होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, ये भी अधिक होगा। अगर आवृत्ति कम है तो तारत्व भी कम होगा। ये कॉमन चीज़ याद रखिएगा, अगर आवृत्ति अधिक तो तारत्व अधिक, और आवृत्ति कम है तो तारत्व भी क्या होगा, कम होगा।
तो ये दोनों प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल है कि अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि किस प्रकार की होती है। तो अधिक आवृत्ति वाली जो ध्वनि होती है वो कैसी होगी, तो वो पतली होती है। अधिक जिसमें आवृत्ति होता है वो ध्वनि होती है कैसी दोस्तों, तो याद रखिएगा पतली होती है। ठीक है, बहुत तीक्ष्ण होता है, यानी कि पतली होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की आवृत्ति कम होने पर तारत्व क्या होगा, तो अभी आपको बता दिए कम होगा। नेक्स्ट सवाल है कि कम आवृत्ति वाली ध्वनि किस प्रकार की होगी। यहाँ पर था अधिक आवृत्ति वाली, तो कैसा था, पतला आंसर हो गया। अगर यहाँ पर पूछ दिया है कम आवृत्ति वाला, तब क्या होगा इसका, तब मोटा होगा। बस उल्टा हो जाएगा आपका, और क्या है ना। अधिक आवृत्ति है तो पतला होगा प्रकार, और कम आवृत्ति है तो मोटा होगा ध्वनि का प्रकार। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि मैक संख्या का मान 1 है ना, मैक संख्या का मान दिया हुआ है 1 है, तो इसका अर्थ है कि पिंड की चाल, थोड़ा सा यहाँ पर झक रहा है ना, तो पिंड की चाल जो है ध्वनि की चाल का कितना होगा दोस्तों, तो पिंड का जो चाल होगा वो ध्वनि की चाल के बराबर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, अगर मैक संख्या का मान कितना होगा, 1 होगा तब, और यदि मैक संख्या का मान अगर 2 है तब इसका ध्वनि की चाल क्या होगा, तब दुगना होगा आपका। ठीक है, अगर मान 2 है तो 2 गुना 1 है तो बराबर होगा। और यदि मैक संख्या का मान अगर 1 से अधिक है, तो 1 से अधिक है तो पिंड की चाल क्या कहलाती है, ये आप ध्यान में रखिएगा, प्राध्वनिक कहलाती है। ठीक है, अगर मैक संख्या का मान 1 से अधिक है तो पिंड का चाल क्या कहलाता है, पराध्वनिक। याद करने वाला चीज़ है, आपको याद रखना है। और यदि 5 से अधिक है मैक संख्या का मान, तब इसको कहा जाता है अति पराध्वनिक। ठीक है, 5 से अधिक है तो अति पराध्वनिक, 1 से अधिक है तो पराध्वनिक, और इसका मान 2 है तब ध्वनि की चाल दुगना हो जाएगा, और मैक संख्या का मान 1 है तब इसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। आपका अगला सवाल है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, बताइए। अब प्रश्न आ गया कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। आप लोग आंसर मत देखिएगा, ठीक है, बिना आंसर देखे हुए जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, है ना, चीटिंग नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, और दूसरा प्रश्न है कि जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, और नेक्स्ट है कि लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है। ये तीनों क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एग्जाम में आपको हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 में से आपको, अरे भाई सेटर क्यों गिर रहा है, चलिए, तो ये 3 में से आपको एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लेगा। तो यहाँ पर वायु में ध्वनि की चाल होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड में, याद रखिएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 1483 मीटर प्रति सेकेंड। कहीं कहीं आपको 80 भी मिलेगा आपको देखने के लिए, ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, 1483 आप याद रखिएगा। लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है दोस्तों, लोहा मतलब ठोस में ध्वनि की चाल, और सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होती है, तो ठोस में ही होती है। लोहा क्या है, ठोस है ना, तो ठोस में ध्वनि की चाल जो होती है 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी कि सबसे अधिक किस में होता है, तो ठोस में होता है, और सबसे कम किस में होता है, तो गैस में होता है। वायु क्या है, एक प्रकार का गैस है, तो गैस में सबसे कम होता है। दूसरे नंबर पर आपका जल में हो गया 1483, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। आपका प्रश्न है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला यंत्र कौन सा है, बताइए। ध्वनि ऊर्जा को किस में बदल रहा है दोस्तों, ध्वनि को बदल रहा है विद्युत में, है ना। ध्वनि को किस में बदलेगा, विद्युत में बदलेगा। कौन बदलेगा, तो याद रखिएगा माइक्रोफोन, है ना। माइक्रोफोन जो होता है, आप देखे होंगे ना, तो माइक्रोफोन जो होता है ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है कि पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग किस यंत्र से किया जाता है दोस्तों। पानी के अंदर, क्या क्वेश्चन है, पानी के अंदर ध्वनि का रिकॉर्डिंग किस यंत्र से किया जाएगा, तो वो किया जाएगा, जल्दी से सब लोग कमेंट कीजिए जल्दी से, तो इसको मैं आंसर बता देता हूँ, हाइड्रोफोन, है ना, याद रखिएगा हाइड्रोफोन, क्योंकि पानी में है तो हाइड्रोजन तो रहेगा ही, तो हाइड्रोफोन इसको कहेंगे। अगला प्रश्न है कि ध्वनि को दूर स्थान तक ले जाने वाला यंत्र को क्या कहते हैं। ध्वनि को क्या किया गया है, दूर स्थान तक कैसे ले जा सकते हैं, उस यंत्र का क्या नाम है, तो मेगाफोन नाम है। क्या नाम है, मेगाफोन, ठीक है,
याद रखिएगा मेगाफोन। अगला प्रश्न है आपका कि ध्वनि को किस यंत्र से रिकॉर्ड किया जाता है। कमेंट कीजिए, फटाक से छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में कि ध्वनि को किस यंत्र से रिकॉर्ड किया जाता है। तो रिकॉर्ड करने वाला यंत्र है टेप रिकॉर्डर। आपके पास भी है टेप रिकॉर्डर, है कि नहीं? टेप रिकॉर्डर अब तो सारे हर एक के मोबाइल में रिकॉर्ड करने वाला रहता है ना। तो टेप रिकॉर्डर इसको कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कान पर सुनी गई ध्वनि का प्रभाव प्रत्येक मस्तिष्क पर कितने समय तक रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट समय है दोस्तों। आप जो सुनते हैं ध्वनि को, है ना, कान से सुनते हैं, तो कान पर जो सुनते हैं चीज़, कोई भी चीज़ को, तो वो कितने देर तक रहता है आपके मस्तिष्क पर। तो मस्तिष्क पर कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक रहता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, छपेगा एग्जाम में। अगला सवाल है कि साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है। आप एक दूसरे से, अपने दोस्तों में बातचीत करते हैं, तो साधारण बातचीत में, चिल्लाना नहीं है ना, साधारण बातचीत में ध्वनि की जो तीव्रता होती है 40 से 60 डेसिबल के बीच में होती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जी हाँ, क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है ना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और वायु क्या है? शुष्क वायु है, तब वहाँ पर ध्वनि की चाल कितना होगा? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होगा। रट लीजिएगा, आपको एग्जाम में पूछ सकता है, बीपीएससी में भी आपको बार बार ये सब क्वेश्चन आपको आते रहता है। अगला सवाल है कि हमारे हृदय के धड़कन की आवृत्ति किस प्रकार के यांत्रिक तरंगों के समान होती है दोस्तों। तो हमारे हृदय की जो धड़कन की जो यांत्रिक तरंगे हैं, है ना, हमारे हृदय के धड़कन की आवृत्ति किस प्रकार के यांत्रिक तरंगों के समान होती है? तो अवश्रव्य तरंगे के समान होती है। याद रखिएगा, किस तरंगे के समान? अवश्रव्य तरंगे। अगला प्रश्न है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर, जी हाँ, आपके कमरा में फ्रिज तो रखा हुआ होगा, है कि नहीं? घर में होगा फ्रिज, तो आपके घर में जो फ्रिज है, अगर इसका दरवाज़ा को खोल दिया जाए तो क्या होगा? कमरे का टेम्परेचर जो है ना वो बढ़ जाता है। ये मत सोचिएगा कि घट जाएगा, क्योंकि फ्रिज क्या है, किसी चीज़ को ठंडा करता है, लेकिन इसका दरवाज़ा खुला छोड़ दीजिएगा ना 15-20 मिनट, तो आपके रूम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है कि दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व क्या प्रभाव पड़ता है। तो दूध से अगर मक्खन निकाल लीजिएगा तो इसका जो घनत्व है दोस्तों वो बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। दूध से अगर क्रीम को निकाल लीजिएगा, मक्खन निकाल लीजिएगा, तो इसका घनत्व जो होता है दूध का वो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए, जी हाँ, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। जी हाँ, तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो आपका 17 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अस्थायी तथा अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। देखिए, ये दो प्रकार से बनता है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक कैसे बनता है? तो अस्थायी चुंबक के लिए चाहिए नरम लोहा। क्या चाहिए? नरम लोहा चाहिए अस्थायी चुंबक के लिए। जबकि अस्थायी चुंबक जो बनता है, इसके लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो इस्पात का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा, है ना। अस्थायी चुंबक बनाना है तो नरम लोहे का प्रयोग होगा, और अस्थायी चुंबक बनाना है तो इस्पात का प्रयोग होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसी बात पर सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, है ना, प्रधान शिक्षक के लिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7857824310। इसमें मात्र 351 चार्ज है। उसके बाद आपको पूरे सिलेबस का आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। डीएलएड, समान अध्ययन, करेंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, जो भी सिलेबस में है आपका, सभी चीज़ आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण कितना होता है। पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच जो कोण बनता है वो 18 डिग्री का कोण बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, 18 डिग्री का कोण बनेगा। अगला प्रश्न है कि ठोस का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनना। देखिए, मृग मरीचिका क्या है? जैसे देखिए, गर्मी के दिनों में आपको देखने को मिलेगा, खास करके, है ना। आप जाते रहिएगा ना, आप
गांव घर में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ढेर दूर में आपको देखने को मिलेगा, लगेगा कि वहाँ पर पानी झिलझिल झिल कर रहा है आपको, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं होता है, ठीक है। उसी को कहा जाता है मृगमरीचिका। तो ये क्यों होता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है, याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है, मृगमरीचिका बनता है और ठोस चमकता है आपका। अगला सवाल है दोस्तों कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है। देखिए पानी के अंदर है ना बुलबुला जो छोड़ता है ना, तो वो जो हवा है तभी तो बुलबुला निकल रहा है, तो वो अवतल लेंस का काम करता है। कौन सा लेंस, बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा है, तो अवतल लेंस का वो कार्य करता है। नेक्स्ट है कि कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, कपड़ा सुखाने वाला मशीन होता है ना, जिससे कपड़ा सूख जाता है, और मक्खन निकालने वाला भी मशीन होता है कि नहीं। अब दूध से जो मक्खन निकालने वाला मशीन होता है, कपड़ा सुखाने वाला मशीन होता है, तो ये जो कार्य करती है दोस्तों, ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पे कार्य करती है, ठीक है, याद रखिएगा, अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर ये कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है आपका कि लालटेन की बत्ती के तेल का ऊपर चढ़ना। जी हाँ, अब तो लालटेन का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, है ना। जब हम पढ़ते थे तो उस समय लालटेन का जलाते थे, है ना। तो लालटेन उस समय तो लाइन था नहीं, तो लालटेन हम लोग जला जला के पढ़ते थे। तो लालटेन की बत्ती के तेल का ऊपर चढ़ना तथा ब्लॉटिंग पेपर का स्याही सोखने का क्या कारण है। तो लालटेन के जो बत्ती होता है ना, उसके ऊपर तेल क्यों चढ़ता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है केशिकत्व, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया सवाल है, केशिकत्व क्रिया की वजह से ये ऊपर चढ़ता है, ठीक है, केशिकत्व क्रिया। नेक्स्ट सवाल है कि तड़ित चालक बनाया जाता है। अब देखिए तड़ित चालक क्या होता है दोस्तों, तड़ित चालक क्या होता है ना, ये बड़े बड़े बिल्डिंगों के ऊपर लगा हुआ रहता है ताकि बिजली नहीं गिरे, ठीक है। तड़ित चालक जो है बड़े बड़े जो बिल्डिंग होते हैं उस पर लगा रहता है, छत्ता पर, ठीक है। तो ये जो बनाया जाता है ना, ये तांबा का बनाया जाता है। किसका बनता है, ये तांबा का बनता है, किसका, तांबा का। नेक्स्ट है कि तड़ित चालक का आविष्कार कौन किया था। बहुत अच्छा चीज़ है ये तड़ित चालक, इसका जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, तो याद रखिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। कौन किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम उदाहरण है। बताइए कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम किसका उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, तो ये है आपका अर्धचालक का उदाहरण। किसका है, अर्धचालक का ये उदाहरण है, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबक को, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव रुकती है। जी हाँ, जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटकाया जाता है तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है, याद रखिएगा, उत्तर दक्षिण दिशा में वो हमेशा रुकती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु बम आधारित होता है दोस्तों। बताइए जो परमाणु बम जो बनाया जाता है ना, वो किस पर आधारित होता है, तो वो होता है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है ना। परमाणु बम किस पर आधारित हो गया, तो आप याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन, है ना। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, और मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप लोग उसका कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। दूसरा सवाल है, मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि जो सूर्य से ऊर्जा निकलती है, जो सूर्य से लगातार ऊर्जा जो प्राप्त हो रही है हमें, वो किस सिद्धांत पर आधारित है। बताइए तो, जैसे कि परमाणु बम जो आधारित है नाभिकीय संलयन पर आधारित है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन हो गया ना, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ये आप याद रखिएगा हाइड्रोजन बम, जबकि जो सूर्य से ऊर्जा निकलने की जो क्रिया है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपको कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है। चलिए तो हाइड्रोजन बम वाला याद हो गया नाभिकीय संलयन, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। बताइए चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, कब समाप्त हो जाएगा, जब इसको हथौड़ा से पीटिएगा, है ना। जब इसको हथौड़ा से पीटिएगा या फिर इसको गर्म कीजिएगा तो चुंबकत्व जो है ना, वो उसका जो वो समाप्त हो जाएगा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवों के अवशेषों की आयु, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। जो जीव के अवशेष जो बच गए हैं जैसे कि डायनासोर, ठीक है, तो जीव के अवशेषों की आयु का पता कैसे लगता है? तो डायनासोर के आयु का पता कैसे लगाया जाएगा? वो जीव था, उसका अवशेष की आयु का पता हम कैसे लगाएंगे? तो याद रखिएगा कार्बन डेटिंग के द्वारा। किसके द्वारा? कमेंट बॉक्स में बताइए। कार्बन डेटिंग के द्वारा ये पता लगाया जाता है। अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि सूर्य से ऊर्जा निकलते रहने की क्रिया कौन सी है दोस्तों, कौन से सिद्धांत पे है? तो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर वो आधारित है ना। सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन से प्राप्त होता है, वो भी नाभिकीय संलयन होगा। और हाइड्रोजन बम भी किस पर आधारित है? तो वो भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ठीक है। दोनों चीज क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सूर्य वाला, इसीलिए आपसे से पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि पुरानी चट्टानों तथा निर्जीव पदार्थों आदि का आयु कैसे ज्ञात कीजिएगा? जो पुरानी चट्टानें हैं, है ना, जैसे कि अरावली पर्वत या फिर जो निर्जीव पदार्थ है, ठीक है, तो इसका हम आयु कैसे पता लगाएंगे? ठीक है, तो जैसे अभी तो आपको बता दिए कि जो जीव है ना, जो जीवों का अवशेष है उसका हम लोग कैसे पता लगाते हैं? तो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। अब पुरानी जो चट्टानें हैं इसकी आयु कैसे ज्ञात करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। याद रखिएगा, यूरेनियम, है ना, यूरेनियम डेटिंग के द्वारा इसका पता हम लोग लगाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, जो नाभिकीय रिएक्टर है वहाँ होने वाली जो अभिक्रिया है उसमें नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम का प्रयोग करते हैं और बोरॉन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कैडमियम यानी Cd और बोरॉन यानी B का प्रयोग, इसके छड़ का प्रयोग उसमें किया जाता है। चलिए अगला सवाल है कि पहाड़ों पर खाना देर से क्यों पकता है? कभी पिकनिक मनाने गए हैं पहाड़ पर, है ना? पहाड़ पर कभी पिकनिक मनाने गए होंगे तो पता चला होगा कि पहाड़ों पर आखिर खाना देर से क्यों पकता है। तो इसका कारण यही है क्योंकि वहाँ जो वायुमंडलीय दाब है वो कम होता है। आपका वायुमंडलीय दाब पहाड़ों पर क्या होती है? कम होती है, इसके वजह से खाना देर से पकता है आपका, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि नाभिक का आकार होता है दोस्तों, नाभिक का आकार कितना बड़ा होता है? तो 10 के पावर -15 होता है आपका, ठीक है। 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होता है नाभिक का आकार। नेक्स्ट है कि रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? बताइए, रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये आविष्कार किया गया था हेनरी बैकुरल के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी बैकुरल, याद रखिएगा, हेनरी बैकुरल, है ना, हेनरी बैकुरल के द्वारा किया गया था। अगला है दोस्तों कि ज्योति फ्लक्स तथा शक्ति का मात्रक। देखिए कल भी बताए थे लगता है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है और शक्ति का मात्रक क्या होता है। देखिए अगर आपके पास ज़्यादा शक्ति है तो आप क्या कीजिएगा, किसी का भी वाट लगा सकते हैं, है कि नहीं। आपके पास अगर ज़्यादा शक्ति है, ज़्यादा ताकत है तो आप क्या कीजिएगा, किसी का भी वाट लगा दीजिएगा। तो शक्ति का मात्रक क्या हो गया? वाट हो गया, है ना। शक्ति का मात्रक क्या हो गया? आपके पास ज़्यादा शक्ति है तब किसी का भी वाट लगा दीजिएगा, तो शक्ति का मात्रक हो गया वाट। और ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया? ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। क्या होता है? ल्यूमेन होता है ना। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तो वाट लगाइएगा जी आपके पास अगर ताकत है तो। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है? प्रतिध्वनि का क्या कारण है? तो प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। क्या कारण है? ध्वनि तरंगों का परावर्तन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पारा का हिमांक कितना होता है तथा क्वथनांक कितना होता है? तो पारा का अगर हिमांक पूछा जाए तो 39 डिग्री, और जबकि क्वथनांक अगर पूछा जाए तो 357 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। हिमांक 39 डिग्री और आपका क्वथनांक 357 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, किस रंग का होता है? रंग पूछा गया है। तो सूर्य के प्रकाश में किस रंग का जो प्रकीर्णन है दोस्तों वो सबसे अधिक होगा? तो याद रखिएगा बैगनी। कौन सा? बैगनी, है ना, याद रखिएगा बैगनी। अगला प्रश्न है लॉ ऑफ फ्लोटिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने किया था? अगर आपको याद है तो
तो आप लोग कमेंट करके झट से बता दीजिए, फट से बता दीजिए। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की जो खोज किया गया था वो आर्किमिडीज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आर्किमिडीज के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बर्फ के 2 टुकड़ा ले लीजिए आप अपने हाथ में। अपने हाथ में आप बर्फ के 2 टुकड़े को ले लीजिए और उसको कस के दबा दीजिए तो क्या होगा? कस के दबा दीजिएगा ना तो वो आपस में क्या हो जाएगा? चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है बताइए, है ना? जब बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। इसका कारण क्या है? तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है और वो आपस में चिपक जाता है। ठीक है, कभी देखिएगा घर में प्रयोग करके। अगला प्रश्न क्या है कि गाड़ी के साइड मिरर, कल भी बताए थे आपको, है ना, जहाँ ड्राइवर साहब बैठल रहते हैं, ठीक है, जहाँ ड्राइवर साहब बैठे रहते हैं उसके बगल में देखिएगा एक छोटा सा मिरर लगा रहता है बाहर में, गेट के बाहर, है ना। तो खिड़की के बगल में जो लगल रहता है वो कौन सा मिरर है? वो कौन सा दर्पण है? तो वो है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण में पीछे से जितनी भी गाड़ियां आते रहती है सब छोटी छोटी उसमें दिखती है आपका। अगला है कि दंत चिकित्सक, है ना, जो दांत वाले डॉक्टर साहब हैं, तो दंत चिकित्सक द्वारा कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? तो कल ही बताए थे दाढ़ी बनाने वाला जो दाढ़ी बनाते हैं वो भी किस दर्पण का उपयोग करते हैं, और जो दांत का जो इलाज करते हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दोनों उपयोग करते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, दाढ़ी भी बनाया जाता है, वो जो दर्पण लगा रहता है सैलून में वो अवतल दर्पण रहता है, जबकि दंत चिकित्सक भी प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। ठीक है, अगला सवाल है कि साबुन का बुलबुला, जी हाँ, साबुन लगाए हैं ना तो बुलबुला कैसा दिखता है? रंगीन दिखता है। लाइट उस पर पड़ेगा ना तो चमकेगा वो, ठीक है, रंगीन दिखेगा। इसका कारण क्या है? तो साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण है व्यतिकरण की वजह से। कैसे? व्यतिकरण के कारण ये रंगीन दिखाई देता है। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, है ना, एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो बगल में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर दबा दीजिए, वो सब्सक्राइब हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। अगला है कि बादल वायुमंडल में तैरते हैं, सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, चलिए, बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? अभी तो बरसात का मौसम है, आसमान में देखिएगा बादल इधर से उधर इधर से इधर घूमते रहता है। कारण क्या है? तो कारण है कम घनत्व के कारण, है ना। कम घनत्व होने के वजह से वायुमंडल में बादल जो हैं वो तैरते रहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक्स किरणों की खोज किसने किया था? जी हाँ, एक्स किरण की खोज किसने किया था? बहुत बार पूछा गया सवाल है। तो एक्स किरण का खोज किया था रोएंटजन के द्वारा। किसके द्वारा? रोएंटजन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1895 में। ठीक है, याद रखिएगा, 1895 ईस्वी में रोएंटजन के द्वारा एक्स किरणें की खोज की गई थी। अगला है कि कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, कैंसर अगर हो गया तो उसके इलाज में किस चीज़ का प्रयोग होता है? कोबाल्ट 60। ठीक है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है कैंसर के इलाज में। दोस्तों याद रखिएगा, किसका प्रयोग होता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी से भरे गिलास, प्रश्न क्या कह रहा है? पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा आप डाल दिए हैं, है ना, गिलास जो है पानी से भरा हुआ है और उसके ऊपर से आप एक टुकड़ा भी डाल दिए। किस चीज़ का? तो बर्फ का टुकड़ा। अब है कि बर्फ का जो टुकड़ा है वो क्या होगा? धीरे धीरे पूरा पिघल जाएगा। तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी के स्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि पानी का स्तर क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, कभी प्रयोग करिएगा घर में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, क्रायोजेनिक इंजन। तो क्रायोजेनिक इंजन का जो प्रयोग होता है ये रॉकेट में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रॉकेट जो होता है उसमें लगा रहता है क्रायोजेनिक इंजन। अगला है कि जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है, ठीक है, गैस का पात्र, गैस सिलेंडर आप देख रहे हैं ना, मान लीजिए कि उसी में दाब क्या किया जाए? बढ़ाया जा रहा है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? कुछ नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। समझे? अपरिवर्तित रहेगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो गैस के पात्र में दाब बढ़ाइएगा तो उसका द्रव्यमान, भार में कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो क्या रहेगा? भार उतना ही रहेगा, द्रव्यमान उतना ही रहेगा। अगला है कि एक लोलक की लंबाई, जी हाँ, एक लोलक की लंबाई 4 ×
गुनी कर दिया जाए तो लोलक का जो समय है वो कितना हो जाता है, वो दोगुना हो जाता है। ठीक है, 4 गुना किए तब कितना हो रहा है, दोगुना हो रहा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला सवाल है कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए, है ना, कह रहा है कि 4, यहाँ देखिए प्रतिशत में बढ़ाया गया है, 4% बढ़ाया जाएगा तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा, और यहाँ है 4 गुनी कर दिया जाए तो यहाँ भी 2 गुनी हो जाएगा उसका समय, यानी कि आवर्तकाल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपको गुना किया गया, यहाँ प्रतिशत में किया गया, तब 2% बढ़ा, 4 गुना किया तो 2 गुना हो गया। ठीक है, यानी कि 2 याद रखिएगा आप। अगला चलिए, स्प्रिंग। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगाने वाले बल को क्या कहते हैं? स्प्रिंग को खींचते हैं, है ना, स्प्रिंग को क्या होते हैं, हम लोग खींचते हैं तो वो लंबा हो जाता है, और फिर उसको धीरे धीरे छोड़िएगा तो वो बराबर हो जाएगा। तो अपनी वापस लौटने के लिए स्प्रिंग को, है ना, तो लगने वाला जो बल है उसको कहते हैं प्रत्यानयन बल। क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल उसको कहा जाता है ना। वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इतना ही रहने देते हैं, है ना। और आज साइंस का दूसरा क्लास हुआ, कल होगा आपका तीसरा क्लास। तो कल भी हम लोग देखेंगे लगभग 100 प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना। और धीरे धीरे करके आप लोग तैयारी करते रहिए, रेगुलर तैयारी कीजिए, है कि नहीं। एक ही दिन आप पढ़ लीजिएगा 10 घंटा, फिर 2 महीना सो जाइएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। डेली आपको क्या करना है, कम से कम 1 घंटा डेली पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। 24 घंटा में 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं, दिन से लेकर रात तक, कभी भी। ठीक है, तो कभी भी जब समय मिले आप 1 घंटा कम से कम जरूर पढ़ लीजिए। जितना आपको पीडीएफ दिया गया है और जितना तैयारी करवा दिया गया है ना, कि हमें नहीं लगता कि इससे बाहर भी अब पूछा जाएगा, और हम लगातार और भी करवा ही रहे हैं आप लोग को, है कि नहीं। तो ये जो नंबर है आपका, ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 7857824310, और हमारे ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पर आपको सभी पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, पीछे का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप वहाँ से वीडियो भी देख करके तैयारी कर सकते हैं, पीडीएफ आपको पढ़ करके तैयारी कर सकते हैं। आपके पास समय नहीं है वीडियो देखने का तो पीडीएफ आप ले लीजिए, है ना। और पीडीएफ लेने का चार्ज जो है मात्र 351 रुपया है। तो इसी नंबर पर आपको 351 चार्ज भेजना पड़ेगा, फ़ोनपे के माध्यम से, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसी पर हमको भेज दीजिएगा, वहाँ आपको हम जोड़ देंगे और सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, सीटेट की भी क्लास हो रही है, हिंदी और संस्कृत की। तो जो लोग भी अगर क्लास करना चाहते हैं, और मैथ की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो जो लोग अगर क्लास करना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका जो नंबर है वो है आपका 7857824310। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको एडमिशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आज हो गया दूसरा टेस्ट दोस्तों कंप्लीट, और कल देखेंगे हम लोग तीसरा टेस्ट। कल तो संडे है आपका, है ना। तो कल होगा आपका डिस्कशन दोस्तों रात में 9 बजे से। ठीक है, कल है रविवार, तो कल होगा 9 बजे से 9 PM से डिस्कशन। तो सभी लोग रात में ज्वाइन कीजिएगा, जो भी आपकी समस्या होगा, है ना, जो भी आपकी समस्या होगी रात में, तो आप कल 9 बजे आएंगे लाइव, और उस समय अपनी समस्या को रखिएगा, उसका निदान किया जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, आगे की क्या तैयारी करनी है ना, कैसे कैसे तैयारी करनी है, ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर दोस्तों, धन्यवाद।